आप लोगों ने बचपन से ही सुना होगा कि हमें बोला जाता है कि गर्मियों में हमें डार्क कलर के क्लॉथ्स नहीं पहनने चाहिए और गर्मियों में हमें अगर धूप से या गर्मी से बचना है तो हमें जो क्लॉथ्स पहनने हैं वो कैसे पहनने हैं यहाँ पर माइल्ड कलर्स के मतलब फीके कलर्स के। तो क्यों हमें यहाँ पर डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनने से मना किया जाता है कि आपके पास ये जो अपने पास डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं जितने भी, ये क्या करते हैं, ये आपको गर्मियों में ऐसा एहसास दिलाएंगे कि आपको गर्मी जो है वो और ज्यादा लग रही है। मीन्स हमें लगेगा कि जितनी भी हमारे आसपास जो सनलाइट है या जो धूप है ये उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ इससे ही मिलती-जुलती चीजें पढ़ने वाले हैं और ये टॉपिक आपके पास क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 2 में आता है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी के बारे में और उसी के साथ-साथ हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपकी क्लास 11 केमिस्ट्री का। और यहाँ से कई बार आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जेईई है या नीट है, वहां पर इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हमारे पास देख लेते हैं कि ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है। देखो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले मैं बात करता हूं एक ब्लैक बॉडी की। आपके पास ये जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी क्या है? हमारे पास जो ब्लैक बॉडी है, कहते हैं कि ये ब्लैक बॉडी क्या करेगी, ये ब्लैक बॉडी आपके पास जितनी भी इसके ऊपर रेडिएशन जा रही है सबको एब्जॉर्ब कर लेगी, मींस 100% एब्जॉर्प्शन पे। और जिस दिन उस रेडिएशन को एमिट करेगी, मतलब जिस दिन एमिट करने पे आएगी तो सारा कुछ एमिट कर देगी। तो इसका मतलब ये काम कर रही है आपके पास 100% एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन पे, कि यहां से जो अपने पास एनर्जी का एमिशन है वो भी 100% है और एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन है वो भी कितना है अपने पास, कंप्लीटली 100% है। तो दोनों ही चीजें 100% है, एब्जॉर्प्शन भी 100% हो गया और एमिशन भी यहाँ पर 100% हो गया। तो ये होती है ब्लैक बॉडी। और ब्लैक बॉडी से रेडिएशन जो एमिट होंगी, उन एमिटेड रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, उन रेडिएशन जो यहाँ से एमिट होकर के आ रही है उसको नाम दिया जाता है अपने पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, जो यहाँ पे रेडिएशन एमिट होकर के बाहर आएंगे वो अपने पास क्या हो गई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गई। देखो, अब आपके पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कॉन्सेप्ट अगर मैं लाइट के थ्रू समझू, अभी हम लोग क्योंकि आगे व्हाइट लाइट की भी बात करने वाले हैं, आपके पास दो थ्योरीज है। हुआ क्या था कि सबसे शुरुआत में जो लाइट है उसको एक वेव की तरह ट्रीट किया जाता था। मींस हमारे पास एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी। और आपको पता ही होगा, या जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ये हमें किन साइंटिस्ट ने दी थी। उन साइंटिस्ट का नाम था अपने पास जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो जेसी मैक्सवेल की जो थ्योरी थी वो थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। और जो लाइट है, लाइट भी हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होती है। और यहां पर क्या करते थे कि लाइट की जो प्रॉपर्टीज है, लाइट की प्रॉपर्टीज को भी उसके वेव नेचर पे समझाया जाता था। जब हम लोग ईएम वेव्स की जब तक बात करेंगे थ्योरी के अकॉर्डिंग, लाइट की जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, आपने सुना होगा लाइट के पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटरफेरेंस की। इंटरफेरेंस की हो सकती है, उसके साथ साथ मैं बात कर सकता हूं यहाँ पर डिफ्रैक्शन की। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज किसकी हैं, लाइट की। ये अपने पास लाइट की प्रॉपर्टीज हैं, इंटरफेरेंस एंड साथ साथ डिफ्रैक्शन। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से समझ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से क्यों समझा जा सकता है, क्योंकि वहां पर भी बात हो रही है लाइट के वेव नेचर की। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब हमारे पास कोई दो वेव्स कंबाइन करती हैं, ये इसका मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। ठीक है, मीन सभी लाइट वेव्स को कह लेते हैं। और जो डिफ्रैक्शन होता है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर। जो लाइट है, आपने देखा होगा कि लाइट कभी भी किसी बहुत छोटे से पाथ से निकल करके आती है। जैसे हमारे पास डोर के जो कॉर्नर्स होते हैं तो कहते हैं कि वहां पर जो लाइट का जो पाथ है वो कैसा हो रहा है अपने पास, वो बेंड हो रहा है। इसके बारे में आप काफी अच्छे से डिटेल में समझोगे जब आप क्लास 12 फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे। तो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स जो है ये डिफ्रैक्शन हो गया। अब ये जो अपने पास दोनों प्रॉपर्टीज है लाइट की, इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको समझा सकती है। लेकिन अपने पास ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को अगर मैं बोलूं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से समझना है, जो ईएम वेव्स की थ्योरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को नहीं समझा जा सकता। इसका मतलब यहां पर ये जो आपके पास थ्योरी थी, ये थ्योरी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन जैसी प्रॉपर्टी को तो समझा गई लाइट की, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं या ब्लैक बॉडी से निकलने वाली जो रेडिएशंस है उसको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से नहीं समझ सकता हूं। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि क्यों इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी नहीं समझा पा रही है। अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किस चीज पे काम करती है, मेरे पास ये काम करती है कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन पर। इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी एमिट हो रही है वो कैसी हो रही है आपके पास, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में हो रही है।
तो ये तो किस पे काम कर रही है, कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन या फिर कंटिन्यूअस एनर्जी जनरेशन पर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कंटिन्यूअस हो रही है, एमिट भी हो रही है तो कंटिन्यूअस हो रही है। लेकिन अगर आपने प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ा हो, तो जिसके हम कभी बाद में भी बात करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जब आई थी तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू ही समझाया गया था। देखो प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है, अगर मैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करूं तो प्लैंक्स की जो क्वांटम थ्योरी है वो किस चीज से वर्क करती है हमारे पास। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी का एमिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है, ये जो दोनों ही चीजें हैं, एनर्जी एमिशन, ये आपके पास कंटिन्यूअस नहीं होता है। ये कैसा होता है मेरे पास, ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो चाहे कोई बॉडी एनर्जी एब्जॉर्ब करे, चाहे कोई बॉडी एनर्जी रेडिएट करे, सो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एनर्जी का एमिशन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। वो कैसा है मेरे पास, वो डिसकंटिन्यूअस है। और ये डिसकंटिन्यूअस है इन द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम क्वांटा कहते थे। So discontinuous in the form of small packets of energy, जिसको कि क्वांटा कहा गया। तो ये जो आपके पास प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी, ये प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से ही ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझा जा सकता है। मींस अगर मैं कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन की बात करूं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, इसीलिए वो यहां पर फेल कर जाती थी। अभी आगे आपको समझ आएगा कि क्यों फेल कर रही है। लेकिन जब प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी देखे, जिन्होंने पूरी की पूरी आपके पास यहाँ पर सभी चीज बदल करके दे दी, उन्होंने बोला कि एनर्जी को जो एब्जॉर्प्शन और जो एमिशन है वो कंटिन्यूअस होता ही नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिसको हम लोग क्वांटा कहते हैं। तो क्योंकि अभी आज हम लोग सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसमें भी ज्यादा कुछ इसको और एक्सटेंड नहीं करेंगे, नहीं तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा ये लेक्चर। अब सीधा इसमें स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन की शुरुआत कहां से हुई और इसको कैसे समझा गया। आज हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, वो एग्जांपल होगा अपने पास हीटिंग ऑफ आयरन बार। सोचो मेरे पास एक आयरन बार है जिसको मैं हीट करता हूं। तो अगर मैं हीटिंग ऑफ आयरन बार को यहाँ पर लेकर के चलूं, तो देखो हीटिंग ऑफ आयरन बार को समझते हैं कि जब किसी लोहे की रॉड को हम लोग गर्म करेंगे, किसी मेटल पीस जो कि आयरन का बना हुआ है, जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या होता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं लोहे को गर्म करना शुरू करूंगा, जो मेरे पास सबसे पहले कलर वहां पर आएगा, वो कैसा कलर आएगा, ये आएगा आपके पास यहाँ पर एक रेड कलर। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि ये जो कलर है ये किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, मेरे पास ऑरेंज, और उसके बाद ये येलो कलर का हुआ। फिर यहां पर मेरे को मिला एक व्हाइट कलर देखने को, और फाइनली इसने क्या करा, फाइनली इसने सिर्फ एक ब्लू कलर एमिट करा। और उसके बाद जो है ये, कितना भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ, अब आपको कोई कलर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो रेड कलर मैंने बोल दिया चलो T1 टेम्परेचर पर था, ऑरेंज के लिए जो टेम्परेचर है T2 हो गया, T3 येलो के लिए, T4 व्हाइट, और T5 आ गया अपने पास ब्लू। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो आपको यहाँ पर जो चीज ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये जो T1, T2, T3, T4, T5 हम लोगों ने जो 5 टेम्परेचर कंसिडर किए, इसमें से जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वो कौन सा है मेरे पास, वो है T5 वाला। मैं जैसे जैसे T1 से T5 की तरफ बढ़ूंगा, मेरे पास जो टेम्परेचर है वो क्या होता चला जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज होता चला जाएगा। इसका मतलब है कि जब लोहे को गर्म करना शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे कम टेम्परेचर पे वो रेड हॉट हो रहा है। लेकिन फाइनली जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि ऑरेंज हो रहा, येलो हो रहा, व्हाइट हो रहा, फिर ब्लू हो रहा, ठीक है। और ये फाइनली जाकर के ब्लू कलर पे ग्लो करके खत्म हो गया। देखो अगर आपके पास ये जो पर्टिकुलर चीज है, अब आप इसको समझो, अगर ये यहाँ पर मैं कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन को लगाऊं, कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन का मतलब है कि आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी एमिट होती रहेगी। तो वहां पर कलर चेंज नहीं आना चाहिए था। आई बात समझ में, मींस जो कलर है आपके पास वो रेड कलर से ग्लो कर रहा है तो वो रेड से ही करे, ब्लू कलर पे ग्लो कर रहा है तो ब्लू कलर से ही ग्लो करे। क्यों है इसका मतलब, मैं आपको बताता हूं। आप मुझे बताओ, जो रेड कलर है, चलो मैं बोलता हूं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो उसमें मैं लैम्डा आर लिख देता हूं। ये ऑरेंज की हो गई लैम्डा ओ, फिर लैम्डा वाई, फिर ये व्हाइट कलर आ गया आपके पास लैम्डा, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लैम्डा बी। आप मुझे बताओ कि जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है अपने पास वो कौन सी कलर की होती है। आप लोगों को पता ही होगा, हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि जो रेड कलर है, इस रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो कैसी है मेरे पास, ये मैक्सिमम वेवलेंथ रखते हैं। और जो ब्लू कलर होते हैं, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है अपने पास वो क्या होती है, वो मिनिमम वेवलेंथ होती है। तो यहां से मुझे ये चीज समझ आ रही है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से जो वेवलेंथ है वो क्या होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। क्योंकि मेरे को जो कलर दिखेगा वो आंखों से तो मैं नोटिस कर ही पाऊंगा ना कि कौन सा कलर दिख रहा है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, व्हाइट है, ब्लू है।
तो जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने देखा कि जो वेवलेंथ है भाई अपने पास वो कम होती चली गई, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रही है। तो मेरे को एक बात यहाँ पर समझ आई कि जो टेम्परेचर है ये टेम्परेचर आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ। ठीक है। और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ये जो वेवलेंथ है अपने पास ये मैक्सिमम वेवलेंथ है कि किसी भी टेम्परेचर पर जो कलर वहां से निकल रहा है वो आपके पास मैक्सिमम वेवलेंथ लेकर के निकलेगा। अब इस चीज को अगर मैं समझूं तो इस चीज को अगर आप कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन पर ले जाते हो, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पर ले जाते हो, तो सीधी सी बात है कि वहां पर जो इंटेंसिटी है, अभी मैंने कलर इंटेंसिटी की यहाँ पर बात नहीं करी, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे इंटेंसिटी की भी। तो टेम्परेचर और जो वेवलेंथ है भाई अपने पास, ये जो टेम्परेचर और वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये कलर चेंज क्यों आ रहा है? इस चीज को वहां से नहीं समझाया जा सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो कलर चेंज था ये क्यों आया। इसका रीजन समझते हैं, जो कलर चेंज अब ये आया ये क्यों आया। और T5 के बियॉन्ड अगर मैं जाऊं तो T5 के बियॉन्ड जाकर के कलर T6 जो है, T6 टेम्परेचर पे भी कोई कलर आया होगा पर वो मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इसको भी समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको पता है कि मेरे पास जो सबसे पहले यहाँ पर रेज हैं वो होती हैं कॉस्मिक, फिर उसके बाद आती हैं गामा, फिर आती हैं एक्सरेज, फिर आती हैं यूवी, और इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जो रीजन अवेलेबल होता है वो किसका अवेलेबल होता है? विजिबल का। ठीक है, ये हो गया मेरे पास यहाँ पर विजिबल रीजन। कॉस्मिक, गामा, एक्सरेज, यूवी, फिर विजिबल, फिर होता है यहाँ पर इंफ्रारेड, फिर होती है माइक्रो, और लास्ट में होता है यहाँ पर रेडियो। ये आपके पास विजिबल रीजन है। अब विजिबल रीजन में भी अगर मैं देखूं तो जो इनकी वेवलेंथ है, पहले इसको वेवलेंथ के ऑर्डर में लगा लेते हैं। सो मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर अब मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि जब मैं कॉस्मिक से या रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ूंगा तो मेरे पास जो वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ क्या होगी? लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगी। तो वेवलेंथ अपने पास इंक्रीज करती है स्पेक्ट्रम में जब मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ूं। तो इसीलिए अब फ्रीक्वेंसी को क्या कर जाना चाहिए? अगर मैं लेफ्ट टू राइट बढ़ूंगा तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कर जाना चाहिए डिक्रीज। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे पता चलता है? C इक्वल्स टू न्यू लैम्डा का रिलेशन लगाते हैं, C अपॉन न्यू किसके इक्वल होता है? लैम्डा के। आप देख सकते हो कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गई? आपके पास वेवलेंथ के। इसका मतलब कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ है वो आपके पास क्या है? यहाँ पर सबसे कम है, और रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और वैसी फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होगी। अभी हमें बाकी चीजों की बात नहीं करनी है, हमें जिस रीजन की बात करनी है वो है विजिबल रीजन। तो यहां से आ जाते हैं सीधा सीधा विजिबल रीजन पर। देखो अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं तो विजिबल रीजन में हमारे पास बनता है विबग्योर। तो विबग्योर में जो रेड है, रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है। क्या जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज होती हुई दिख रही है। इसका मतलब विजिबल में जो सबसे लास्ट में जो कलर रहा होगा वो आपके पास कौन सा कलर रहा होगा? यहाँ पर रेड कलर। और रेड कलर से पहले फिर क्या पड़ा होगा? रेड कलर से पहले फिर यहाँ पर पड़ा होगा ऑरेंज, फिर ऑरेंज से पहले क्या रहा होगा? ऑरेंज से पहले यहाँ पे रहा होगा येलो, फिर उससे पहले क्या रहा होगा? उससे पहले रहा होगा ग्रीन, ग्रीन से पहले क्या रहा होगा? ब्लू, फिर ब्लू से पहले क्या रहा होगा अपने पास? इंडिगो, और सबसे पहले क्या रहा होगा यहाँ पर अपने पास? वायलेट। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुछ अपने पास ये वायलेट कलर निकल करके आएगा। तो अभी जो इंडिगो और ब्लू है, और इंडिगो और ब्लू के बाद आपने बोला कि मेरे को यहाँ पर कैसा कलर देखने को मिला? मेरे को देखने को मिला वायलेट कलर। इसीलिए हमें बोला गया था कि ये जो लास्ट वाला रीजन है, लास्ट वाला रीजन जो कि मेरी आंखों को दिखाई दे रहा था हीट करने पे, वो क्या था कि ब्लू कलर का ग्लो दिखा आपको T5 टेम्परेचर तक। उसके बाद आपको ग्लो दिखना ही बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि अब इसके बाद अगर आप इसे और हीट करते हो तो और हीट करने पर अब आप कौन से रीजन में पहुंच जाओगे? अगर टेम्परेचर और ज्यादा हो जाए T5 से तो आप जिस रीजन में पहुंच जाओगे उस रीजन का नाम क्या है? अल्ट्रावायलेट। तो अब रेडिएशंस निकलनी बंद नहीं हो रही है, रेडिएशंस तो अभी भी निकल रही है, बट वो अल्ट्रावायलेट रीजन की। अब इसके पास जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो कौन सी है अपने पास? अल्ट्रावायलेट रीजन की है, जिसको कि हमारी ह्यूमन आइज नहीं देख सकती है। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन के कलर। तो वहां से जो रेडिएशन निकली वो अल्ट्रावायलेट रीजन की थी, जो कि आपकी आंखों को नहीं दिखाई दी। तो आपको लगेगा कि मैं टेम्परेचर तो बढ़ा रहा हूं बट जो कलर है वो कलर चेंज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अल्ट्रावायलेट रीजन की वहां से आपके पास एमिशंस निकल रही है जिसको आप नहीं देख सकते थे। अब इसके लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले कि टेम्परेचर जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आपके पास वेवलेंथ। इसे हम कहते हैं वेन्स लॉ। यही है आपके पास वेन्स लॉ।
ये बताता है कि जो टेम्परेचर और वेवलेंथ है एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वहां से निकलने वाली जो वेवलेंथ है पहली बात तो मैक्सिमम होगी, मतलब मिनिमम, मतलब टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो जो वेवलेंथ है वो कम होती चली जाएगी, बट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर वो जो वेवलेंथ निकल रही है कलर की, जो आपको दिखाई दे या ना दे, उससे ज्यादा मैं वेवलेंथ वहां से अचीव नहीं कर सकता हूं। इसको अभी हम आगे ग्राफ से भी समझेंगे। तो जब यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा जाएगा तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है अपने पास वो होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये होता है अपने पास यहाँ से आने वाला कांस्टेंट 2.9 इंटू 10⁻³ केल्विन। अब आप इसी टेम्परेचर में थोड़ा सा इस चीज को आगे समझो, अगर ये डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन के क्या हो गया, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या थी अपने पास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो इसीलिए मैंने बोला था जब मैं टेम्परेचर T1 से T5 तक ले जाऊंगा तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, पर वहां से जो कलर आपके पास एमिट हो रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती चली जा रही है, वो कम होती चली जा रही है। तो ये तो हो गई टेम्परेचर की और वेवलेंथ की बात। अब जो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कलर आपको दिखाई तो दे रहा है, पर कौन से कलर का ग्लो कितना ज्यादा है, ग्लो ऑफ कलर, मतलब चमकेगा कितना वो, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, कि जो कलर वहां से बाहर निकल करके आया उसकी इंटेंसिटी कितनी थी। देखो रेड कलर भी निकलेगा और आखिरी में आपके पास क्या निकलेगा यहाँ पर, ब्लू कलर। तो ये जो रेड कलर है ना, इसकी आपको पता है कि इसकी जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है, इसकी इंटेंसिटी अपने पास मिनिमम रहेगी, और अपने पास जो ब्लू था, इस ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम इंटेंसिटी रखेगा ब्लू कलर। इसका मतलब है कि यहां से जो चमक है ना कलर की वो सबसे ज्यादा है, ब्लू कलर सबसे ज्यादा चमक के साथ बाहर आ रहा है, और जो रेड बाहर आ रहा है उसमें मिनिमम ग्लो है, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी है। तो जब टेम्परेचर T1 टेम्परेचर था तो क्या वो सबसे कम टेम्परेचर था, तो जब टेम्परेचर कम है तो इंटेंसिटी भी कम है, और टेम्परेचर ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है। मतलब टेम्परेचर और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, दिख रहे हैं कि टेम्परेचर और जो इंटेंसिटी है वो दोनों एक दूसरे के क्या है मेरे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो रेड कलर था, इस रेड कलर को हम लोगों ने बोला वो मिनिमम ग्लो के साथ, और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास मैक्सिमम ग्लो के साथ। इसका मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो अपने पास सबसे ज्यादा है। तो अभी यहाँ पर एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं इसके बाद, जो कि इंटेंसिटी के साथ रहेगा, और इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, और साथ साथ वहां पर टेम्परेचर को भी कंसिडर करेंगे। तो ये थी आपके पास हीटिंग ऑफ आयरन बात, जिसको कि अब मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन से समझूंगा। ये जो आयरन है ये आपके पास समवॉट ब्लैक कलर का है, तो वहां से जो रेडिएशन या फिर जो कलर एमिट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंडर पढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद अगर आगे चलें तो हमारे पास ये जो हम लोगों ने अभी कर्व की बात करी थी, जिस ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं वो हो गया ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में। ये एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो लिखी हुई है, इसको अभी आप समझना कि ये मेरे पास इंटेंसिटी है, ठीक है। अब एक ग्राफ प्लॉट करके देख रहे हैं, अभी इसका एक सिंपलर ग्राफ भी देखिए। देखो यहाँ पर ये जो इंटेंसिटी आपके सामने इधर बनाई गई है, इसको वेवलेंथ पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है। मेरे पास चार अलग अलग टेम्परेचर है, ये 6000 केल्विन है, 4000 केल्विन है, 3000 है। तो चलो मैं बोल देता हूं कि मेरे पास ये जो टेम्परेचर है 6000 केल्विन वाला, ये T1 टेम्परेचर है, ये आपके पास T2 टेम्परेचर है, या एक सेकंड, T2 टेम्परेचर आपके पास ये वाला हो जाएगा जो अभी इसमें मार्क नहीं हो रखा है। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो T2 है, बाकी ये वाला टेम्परेचर T3 हो गया, और 3000 केल्विन वाला जो टेम्परेचर है मेरे पास ये कितना हो गया, ये T4 टेम्परेचर हो गया। अगर मैं यहाँ पर वेवलेंथ को देखूं तो इस ग्राफ को ऐसे नीचे गिरा करके देख लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो क्या सबसे कम वेवलेंथ है T1 टेम्परेचर, क्या T1 टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, भाई 6000 केल्विन है तो सबसे ज्यादा ही है, और T4 जो है वो अपने पास मिनिमम टेम्परेचर है। तो जब टेम्परेचर मैक्सिमम है तो वेवलेंथ कैसी आ रही है, मिनिमम आ रही है, क्योंकि इसके बाद आप जो भी वेवलेंथ आप प्लॉट करोगे इस करस्पॉन्डिंग कर्व पर, T1 पे λ1, ये λ2, ये λ3, और लास्ट में मैं ले लेता हूं λ4। अगर मैं टेम्परेचर पे एक ऑर्डर बनाऊं T1, T2, T3 और T4 को, तो यहाँ पे जो T1 है वो सबसे ज्यादा है, ये आपके पास टेम्परेचर का ऑर्डर हो गया। तो T1 पर वेवलेंथ λ1 थी, λ2 है, λ3 है, λ4 है। आपको पता है अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम कर रहे हैं एमिशन के रिलेशन में। तो इसका मतलब है कि जो T4 है वो मिनिमम था, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है अपने पास जो कि λ4 है, फिर उसको मैक्सिमम होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन। तो यही होता है आपके पास इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व, जिसको हम लोग एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी यहाँ पर लिख रहे हैं। वो कुछ नई चीज नहीं है, वो आपके पास एक इंटेंसिटी है। अब इसका एक सिंपलर ग्राफ में आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ लेकर के चलेंगे, आपको आपकी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। और वहां पर इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ जो कर्व दे रखा है, वहां पर भी ऐसे ही दो प्लॉट किए गए हैं। वहां पे भी दो कर्व आपको ऐसे बना करके दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। ये वाली जो मेरे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस किसकी हो गई, ये हो गई मेरे पास इंटेंसिटी की। और एक्स एक्सिस पर मैं क्या प्लॉट कर रहा हूं, मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ वेवलेंथ। अगर मैं दो टेम्परेचर्स की बात करूं, एक टेम्परेचर मेरे पास यहाँ पर T1 रहेगा और एक टेम्परेचर मेरे पास T2 रहेगा। ऊपर वाला कर्व T1 टेम्परेचर पे बोल देते हैं, नीचे वाला कर्व T2 पे। तो T1 के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी, इसको मैं लिख देता हूं ये λ1 है। और वैसे ही T2 का करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी, इसको मैं लिख देता हूं ये λ2 है। तो T1 की वैल्यू अगर T2 से ज्यादा है तो देयरफॉर λ1 को क्या होना चाहिए, λ2 से कम होना चाहिए, जो कि देख के ही पता चल रहा है। तो ये है आपके पास इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ कर्व। अभी हमने इंटेंसिटी और वेवलेंथ में एक कर्व प्लॉट किया है, जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी में भी डायरेक्टली ही मिल जाएगा। तो ये थी अपने पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसको अभी हमने समझा यहाँ पर एक कर्व के साथ। और इस रीजन को भी आप देख सकते हो, जो यहाँ पर ये रीजन बना हुआ है, सिंपली आपको बता रहे हैं कि वेवलेंथ अगर मेरे पास कम होती चली जा रही है तो मैं ब्लू रीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, और अगर मेरे पास वेवलेंथ बढ़ती चली जा रही है तो मैं किस रीजन की तरफ शिफ्ट हो रहा हूँ, यहाँ पे रेड रीजन की तरफ। ये आपके पास एक स्टैंडर्ड ग्राफ जो लिया गया है, ये यहाँ पर सारी मार्किंग्स लिखी हुई है। 6000 केल्विन जो कि सरफेस ऑफ सन के सिमिलर टेम्परेचर है, सन की सरफेस अराउंड 6000 केल्विन पर होती है। कार्बन आर्क लैम्प जो है वो 4000 केल्विन पर रहेगा, और कार्बन आर्क लैम्प को अगर आप देखोगे जो 4000 केल्विन है, यहाँ पर जो वेवलेंथ है λ3, वो आपके पास विजिबल रीजन से बाहर हो गई। तो कार्बन आर्क लैम्प से जो रेडिएशंस निकल रही है वो आपको नहीं दिखाई देंगी। फिर ये लैम्प फिलामेंट है, ये मैक्सिमम 3000 केल्विन तक जा सकता है, तो वहां से भी जो वेवलेंथ निकलेगी वो भी आपको नहीं दिखाई देगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसी में। ये हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि आपके पास जेईई मेंस 2023 में आया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां पर अभी हम लोगों ने जो ग्राफ प्लॉट किया है, ये एज इट इज सेम ग्राफ आ रखा है, और आपसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसमें से मेरे पास कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो कि करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बताने। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे, जो कि टेम्परेचर को लेकर के दे रखा है। टेम्परेचर को लेकर के इन्होंने बोला है T4 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1। अगर मैं देखूं तो ये कह रहे हैं कि जब मैं T1 से T4 की तरफ जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। देख लेते हैं क्या ऐसा हो रहा है। T1 पर वेवलेंथ आ रही है λ1, T2 पर वेवलेंथ आएगी λ2, और वैसे ही यहाँ पर आएगी λ3, और T4 पर सिमिलरली आ जाएगी λ4। अब आप मुझे यहाँ पर देख करके खुद बताओ कि जो टेम्परेचर T1 है, टेम्परेचर T1 पर जो वेवलेंथ आ रही है वो λ1 आ रही है। तो λ1 तो सबसे कम वेवलेंथ है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये ओरिजिन के सबसे पास है। तो ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस में सबसे पहले प्लॉट हो गया, तो λ1 को सबसे कम होना चाहिए। तो λ1 मिनिमम है, और टेम्परेचर में और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है अपने पास, इनवर्स रिलेशन है। अगर λ1 मिनिमम है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो T1 है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। लेकिन आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, वो कह रही है भाई T4 सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है जो पहले वाली स्टेटमेंट है ये अपने पास क्या है, ये अपने पास इनकरेक्ट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। ये आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। अगली वाली स्टेटमेंट आपको दे रखी है, द ब्लैक बॉडी कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि जो ब्लैक बॉडी होती है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एसएचएम परफॉर्म कर रहे हैं। देखियो ऐसा अभी तक तो कहीं पर लिखा नहीं है कि जो ब्लैक बॉडी होती है उसके पार्टिकल्स एसएचएम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी सिंपली लेकर के चल रहे थे प्लैंक से क्वांटम थ्योरी, उसमें इस चीज का कोई भी मेंशन नहीं है। तो सेकंड वाली जो अपने पास स्टेटमेंट है, ये भी कंप्लीटली यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हो गई। फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है पीक ऑफ स्पेक्ट्रम शिफ्ट टू शॉर्टर वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। कह रहे हैं जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे ये जो पीक है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेवलेंथ कम होना चाह रही है। ये वाला रिलेशन आपको यही कह रहा है कि टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज। तो इसका मतलब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये आ गई अपने पास सबसे पहली स्टेटमेंट, जो कि यहां से करेक्ट दिख रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। फिर आ जाते हैं स्टेटमेंट डी पर, जो कि कह रही है T1 अपॉन न्यू1, T2 अपॉन न्यू2 और T3 अपॉन न्यू3, कह रहे हैं इट इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट। अच्छा, इसकी हम बात कर चुके हैं अभी हमारे लेक्चर में, ये जेईई मेन 2023 में आया है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको कहा कि टेम्परेचर और वेवलेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं।
तो इसका मतलब टी अपॉन म्यू का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो गया मेरे पास, एक कांस्टेंट के। तो फिर तो T1 अपॉन न्यू वन इक्वल्स टू T2 अपॉन न्यू टू इक्वल्स टू T3 अपॉन न्यू थ्री, एंड जितना भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, और ये सब क्या होने चाहिए मेरे पास, कांस्टेंट होने चाहिए। इन्होंने बोला कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट हो गई आपके पास गलत। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो है अपने पास ये क्या रहता है, ये रेशियो अपने पास कांस्टेंट रहता है। फिर लास्ट वाले में दे रखा है कि गिवन स्पेक्ट्रम कुड बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। तो बिल्कुल सही चीज है, ये जो स्पेक्ट्रम हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से ही समझा रहे हैं, जो कि किसकी थ्योरी थी आपके पास, प्लैंक्स की थ्योरी थी। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है। हम लोगों के पास ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन से नहीं समझाया जा सकता है, इसको जबकि डिसकंटिन्यूअस एनर्जी एमिशन से हम लोग समझाते हैं, जो कि प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी का एक रिजल्ट था। तो जो अपने पास ई वाली स्टेटमेंट हो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ अपने पास जो स्टेटमेंट निकल करके यहाँ से आ रहे हैं जो कि बिल्कुल करेक्ट है, वो कितने हो गए यहाँ से, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 2। यहाँ पे अपने पास 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, एक तो हो गया ये ई वाला स्टेटमेंट और एक था अपने पास सी वाला। ए वाला गलत है, बी वाला गलत है, और वैसे सिमिलरली मेरे पास जो डी वाला स्टेटमेंट था वो भी गलत था। तो ये था हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन की अगर बात करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यहाँ पे जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है मैंने आपको हर एक चीज यहाँ पर समझाई, ग्राफ भी इसमें पूरा समझाया है। आई होप आपको एक एक चीज समझ आई होगी। अगर मेरे से कुछ मिस हो गया हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वो सभी बच्चे जो क्लास 11 केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं या जिनको आगे जेई की या नीट की तैयारी करनी है, सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट था। तो जल्दी मिलेंगे हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में।